चलो सामने देखे सभी लोग। चलो कल भारतीय संविधान का पहला क्लास था। चलो फर्स्ट क्लास के अंदर जो जो चीज अपन पढ़े थे उसका एक बार रिवीजन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलो बिना देखे एक बार बताएंगे। कल हम लोग पढ़े थे कैबिनेट मिशन के बारे में। किसके बारे में देखे थे? चलो तो कैबिनेट मिशन जो था इसके बारे में हम देखेंगे। तो कैबिनेट मिशन कौन से वर्ष में भेजा गया था? 1946। किनके द्वारा भेजा गया था? क्लीमेंट एटली के द्वारा भेजा गया था। और ये जो कैबिनेट मिशन थे उसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। नाम बताओ। पहला स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरा लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, और तीसरा एबी अलेक्जेंडर। ठीक है ना। कैबिनेट मिशन का काम अगर हम देखेंगे तो दो काम हम मेन बताते हैं। पहला बताओ, सत्ता का हस्तांतरण करना, और दूसरा संविधान का क्या करना? निर्माण करना। ये दो प्रमुख कार्य आपको बताना है। क्लियर सबका? कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को। और अपना प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? 16 मई 1946 को अपना क्या पेश किया? प्रस्ताव। ठीक है ना। संविधान सभा का जो अगर हम बात करें, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? मतलब वर्ष ही पूछता है तो वर्ष क्या बताएंगे? 1946 में। और संविधान सभा में कितने लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य चुनना था? 10 लाख है भाई, 1 लाख कहाँ लिखा है? 10 लाख की जनसंख्या में एक सदस्य चुना जाना था। तो इस हिसाब से संविधान सभा में टोटल सीट कितना हुआ? 389। इसको लगा दो। 389 टोटल सीट हुआ, जिसमें से चुनाव कितने सीटों पे लड़ा गया था? थोड़ी जोर से बोलो भाई। नहीं पढ़े हो क्या बाकी लोग? तो पढ़े तो ठीक से पढ़े, टप से बताओ। 296। कितना सीट मनोनीत था? 93। ठीक है ना। संविधान सभा की मांग सबसे पहले कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक। कब किया था? 1895। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो प्रत्यक्ष था कि अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है ना। 296 सीट में कांग्रेस को कितना मिला? 208। और मुस्लिम लीग को 73। संविधान सभा की बैठक कहां हो रहा था? नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। आपको याद रखना है। पहली बैठक का डेट बताओ। 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बताओ। सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जेएल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ, जिसके बाद अनेक समितियां बनी थी। जैसे कि संचालन समिति का अध्यक्ष बताओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति जेएल नेहरू। प्रांतीय संविधान संघ शक्ति। संघ शक्ति का प्रांतीय संविधान का सरदार पटेल। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक सरदार पटेल। प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति में अध्यक्ष समेत कितने लोग थे? 7 लोग थे। नाम बताओ। पहला अध्यक्ष में बी आर अम्बेडकर, उसके अलावा गोपाल स्वामी अयंगर, उसके बाद कृष्ण स्वामी अय्यर, उसके बाद कन्हैया माणिकलाल मुंशी लिखे थे। ठीक है ना। सैयद मोहम्मद सादुल्ला था। बी एल मित्र थे। और बताओ। डीपी खेतान था। बी एल मित्र के स्थान पे कौन आया था? एन माधवराव। डीपी खेतान के स्थान पे टीटी कृष्णमाचारी, ये आया था ना। ठीक है ना। अच्छा, ये जो संविधान का जो प्रारूप है वो कौन तैयार किया था? बी एन राव। और इसी पर विचार विमर्श करने के लिए या पूरा काम करने के लिए ही क्या बना था? प्रारूप समिति बनाया गया था। समझ आ पा रहा है? कितने वाचन हुए थे संविधान सभा में? 3 वाचन। सबसे लंबा वाचन
दूसरा वाला कब से कब तक? 15 नवंबर 1947 से 17 अक्टूबर 1949 तक ये चला था। सॉरी 48 से है ना, 47 नहीं है। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक ये चला था। और कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर को। इसी दिन क्या मनाते हैं? संविधान दिवस, ठीक है ना। और जिस दिन संविधान पारित हुआ था या अंगीकृत हुआ था, उस दिन कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया था? कितना? 15 अनुच्छेद, ठीक है। और बाकी अन्य अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950। तो उसी दिन क्या मनाते हैं? 26 जनवरी, हाँ ठीक है। गणतंत्र दिवस क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। परसों क्या मनाना है? 15 अगस्त मनाएंगे क्या? आज कितना तारीख है? अच्छा 13 तारीख है ना, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, 15 अगस्त मना लेंगे। उससे पहले पढ़ लेते हैं। चलो बातें ना करें, हो गया, शांत रहो। चलो भारतीय संविधान को कल जो क्लास किए थे उससे थोड़ा आगे ले जाते हैं, ठीक है ना। देखे थे कल 26 नवंबर के बारे में कि 26 नवंबर के दिन क्या हुआ था, जल्दी बताओ। संविधान अंगीकृत हुआ था या पारित हुआ था, समझ आ पा रहा है? लेकिन लागू नहीं हुआ था। लागू 26 जनवरी को हुआ था। बातें ना करें बीच में। चलो इधर ध्यान से सुनो। 26 नवंबर के दिन जो संविधान पारित हुआ था, उसी संविधान को हम बोलते हैं मूल संविधान। क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ? मूल संविधान के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि मूल संविधान के अंतर्गत कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, ये सब आपको समझना है। तो मूल संविधान उसी को ही कहा जाता है जिस स्थिति में 26 नवंबर के दिन संविधान का पोजीशन था। समझ आ पा रहा है कि संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग हैं, क्या है, उसी का मूल संविधान बोलते हैं। और आपको याद ये रखना कि मूल संविधान में अगर हम देखेंगे तो कुल कितने भाग हुआ करते थे। तो मूल संविधान में टोटल कितने भाग थे बता दो? 22 भाग। और अभी भी 22 भाग ही है। लेकिन देखो 22 से 23 नंबर का कोई नया भाग नहीं बना सकते। लेकिन उससे पहले किसी भी भाग में हम आगे, जैसे अनुच्छेद 4, सॉरी भाग 4 का करके सुने होंगे, ठीक है ना। मूल कर्तव्य के बारे में होता ही है। तो वो बीच में हम जोड़ सकते हैं, लेकिन नया 23वां नंबर का नहीं ला सकते। बात समझ पा रहे हो? कि मूल संविधान का जो ढांचा है उसको नहीं बदला जा सकता, भले उसके बीच में कुछ और ला सकते हैं संशोधन करके। आए कि नहीं समझ में? तो मूल संविधान में कितने भाग थे, जल्दी बताओ? 22 भाग थे। 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद। मूल ढांचे में ये दो मेन आता है। समझ आ पा रहा है? और इस समय जो अनुसूची थे, जो लिस्ट वाला जो चीज है, अनुसूची कितना था अगर हम बात करेंगे तो आप क्या बताओगे? 8 अनुसूची था। कितना अनुसूची था? 8। आ रहा बात समझ में? तो कितने भाग थे मूल संविधान में, जल्दी बताओ? 22, ठीक है ना। कितने अनुच्छेद थे? 395। और अनुसूची 8। जब भी हम संशोधन वगैरह करते हैं तो इस बीच में हम कुछ नया चीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब नया नंबर का नहीं ला सकते। मैं ये बोल रहा हूँ 22 का 23 नहीं बन सकता, ना कि 395 से 396 नंबर का कोई नया अनुच्छेद नहीं आ सकता। इसी के बीच में आ सकता है। लेकिन अनुसूची नया लाया जा सकता है। समझ आ पा रहा है? अनुसूची अभी टोटल कितने हैं? 12। कितना है? तो वर्तमान का अगर हम बात करें, कहाँ का देखते हैं, वर्तमान में कुल कितना भाग है बोलेंगे तो 22 भाग ही आपको बताना है। समझ आ पा रहा है? अनुच्छेद कितने हैं? 300। क्रमांक के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 395 नंबर तक का अनुच्छेद है हमारे पास। और अगर हम बात करें अनुसूची कितना है, जल्दी बताओ? 12 क्या है? अनुसूची। तो ये वर्तमान का कंडीशन आपको याद रखना है। आया बात समझ में? तो मूल संविधान का ही ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, तो आपको किस में टिक लगाना है? 395 में ही लगाएंगे। समझ आ पा रहा है? कुल कितने भाग बोलेंगे तो 22 में ही लगाएंगे। लेकिन अनुसूची का वर्तमान का पूछता है। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची है, जिसको हम विस्तार से अगर आगे देखेंगे। क्लियर है तक सबका? हाँ है ना। और नियम ये लिखा गया है, संसद के बारे में एक नियम है कि संसद जो है संविधान के मूल ढांचे में, संविधान के क्या बता दो, मूल ढांचे में परिवर्तन
नहीं कर सकता है। समझ आ पा रहा है? ये याद रखना कि संविधान संसद जो है संविधान के कौन से ढांचे में चेंजेस नहीं कर सकता है, तो मूल ढांचे में कोई चेंज नहीं कर सकता। 396 नंबर का कोई अनुच्छेद नहीं आएगा कभी भी, ना ही 23वां नंबर का कभी भाग बनेगा। समझ आ पा रहे हैं? तो इसलिए लिखा जाता है कि संसद संविधान के किस भाग मतलब किस प्रकार से संशोधन नहीं कर सकता, तो क्या बताओगे? मूल ढांचा को नहीं बदल सकता, स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। आया बात समझ में? बस जरूरत के अनुसार बीच में हम कुछ नए चीज डाल सकते हैं। आया कि नहीं समझ में? आगे बढ़े इससे। चलो अब हम आते हैं कि संविधान के बारे में जब निर्माण हो रहा था तो क्वेश्चन आता है कि संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था। ये भी क्वेश्चन देखने मिलता है। तो संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था, जल्दी बताओ। संविधान निर्माण में लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है ना? 2 वर्ष 11 माह और क्या बताओगे, 18 दिन का समय लगा था। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन आता है जैसे कि संविधान का जो प्रारूप है, जो स्ट्रक्चर है, इस पर कितने दिन तक बहस चला था। संविधान सभा में भी क्वेश्चन दिया था कि संविधान के प्रारूप में अगर हम बात करें बहस को लेके संविधान सभा में, तो कितने दिनों तक चला था बोलेंगे तो 114 दिनों तक। कितना बताओगे? 114 दिनों तक टोटल क्या चला था, बहस चला था संविधान के प्रारूप को लेके। क्लियर है तक सबका? फिर क्वेश्चन कभी कभी देता है कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था। संविधान सभा का क्या बोल रहा हूं मैं, अंतिम बैठक अगर पूछा जाए कभी भी, तो संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950। आए बात समझ में? संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था, जल्दी बताओ। 24 जनवरी 1950। और इस अंतिम बैठक के दिन अगर हम बात करें तो भारत का राष्ट्रपति चुना गया था, ना कि निर्वाचन हुआ था। समझ आ पा रहे हैं? तो भारत का राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया था, जल्दी बताओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर है सबका? है ना? और चुनाव जब चालू होगा, चुनाव हमारे देश में चालू होता है 1952 से। निर्वाचन की प्रक्रिया कब से आएगा हमारे यहाँ, 1952। तो ये 1950 से लेकर 1952 तक भारत के जो राष्ट्रपति रहे थे वो केवल ऐसी मनोनीत हम मान सकते हैं, या जैसे भी उनको चुना गया था। लेकिन निर्वाचन के पश्चात अगर हम बात करेंगे तो 1952 में भी किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 5 साल के लिए चुना गया। तो 52 से लेके क्या हो जाएगा, 57। और फिर एक बार और चुना गया, 57 फिर चुना हुआ। तो 57 से जल्दी बताओ 62। तो ये टोटल देख लो, अगर पूरा अवधि हम देखेंगे तो 12 साल राष्ट्रपति रहे थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 साल तो ऐसी संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। है ना? बात समझ आ रहा है? और बाकी 2 बार चुनाव जीत कर ये क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है यहां तक सबका? है ना? तो ये बता दो, चलो फिर से बता दो, संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान के प्रारूप में कितना दिन तक बहस चला था, 114 दिन तक बहस चला। अंतिम बैठक पूछेगा तो 24 जनवरी 1950। इस दिन किसे राष्ट्रपति चुना गया बोलेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा का संचालन कर रहे थे उस समय। समझ आ पा रहे हैं? और 2 बार चुनाव लड़के क्या बना था ये, राष्ट्रपति। तो कब तक के राष्ट्रपति रहे थे, जल्दी बताओ। 1962 तक के राष्ट्रपति थे। क्लियर है यहां तक सबका? आगे बढ़े। चलो कुछ कुछ और जानकारियां हैं, जैसे कि क्वेश्चन आता है कि हमारे देश का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, वह किस प्रकार का संविधान में मतलब संविधान जो है ये हस्तलिखित संविधान हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हस्तलिखित। हस्तलिखित, क्योंकि भारतीय संविधान को हाथों से लिखा गया है पूर्ण रूप से। समझ आ पा रहे हैं? है ना? तो भारतीय संविधान को कैसे लिखा गया है, हाथों से, ना कि टाइपिंग करवाया गया। समझ आ पा रहे हैं? तो हस्तलिखित संविधान है। और कौन से लैंग्वेज में संविधान को लिखा गया था बोलेंगे तो आपको बताना है अंग्रेजी भाषा में। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। बाद में इसका हिंदी रूप भी लाया गया और उसको प्रकाशित किया गया। लेकिन जब संविधान बन रहा था तो संविधान को कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, इंग्लिश में पूरा लिखा गया है। समझ आ पा रहा है ना?
और हमारे देश का जो संविधान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्या बताएंगे? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लिखित संविधान है। यहां तक क्लियर है सबका? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बोलेंगे तो क्या बताओगे? भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा क्या है, जल्दी बताओ? लिखित संविधान में गिना जाता है। ठीक है। संविधान का अगर हम रूप का बात करें, संविधान कैसा है हमारे यहाँ का, तो आपको बताओगे हमारे देश का जो संविधान है ये अंशतः कठोर एवं लचीला है। ये भी क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। समझ आ पा रहा है? तो हमारे देश के संविधान का रूप कैसा है बोलेंगे तो अंशतः कठोर ऐसे लिखे रहता है एवं लचीला अपन को देखने मिलता है। भारतीय संविधान जो है वो कौन से भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में। क्लियर है यहां तक सबका? हाँ है ना? चलो इसी के साथ साथ देखेंगे भारतीय संविधान को बनाने में सबसे मुख्य जो रूप जो अदा किया था वो था आपका प्रारूप समिति। कौन सी समिति? और प्रारूप समिति का अध्यक्ष सबको पता है कौन है? B.R. अंबेडकर। ठीक है ना? तो ये जो B.R. अंबेडकर जो थे ये प्रारूप समिति में अध्यक्ष थे और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसलिए अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं तो आप किस में टिक लगाओगे? B.R. अंबेडकर में टिक लगाना है। समझ आ पा रहा है? यह क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं तो B.R. अंबेडकर को ही कहा जाता है। समझ आ पा रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ। तो भारतीय संविधान का जनक या पिता किसे कहते हैं? जल्दी बताओ। B.R. अंबेडकर को कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? और इसको जो अंग्रेजी भाषा में जो लिखा गया था, जिन जिन जो इनको हाथ से लिखे थे उस व्यक्ति का नाम भी याद रखना कि भारतीय संविधान जो हस्तलिखित संविधान है जो किसके द्वारा लिखा गया है भारतीय संविधान। समझ आ पा रहा है? कोई बता सकता है? तो उस व्यक्ति का नाम है बिहारी नारायण। क्या है? जल्दी बताओ। क्या है? बिहारी नारायण। पूरा नाम है रायजादा। क्या नाम है? जल्दी बताओ। बिहारी नारायण रायजादा। इनके हाथों से ही संविधान को लिखा गया है। समझ आ पा रहा है कि नहीं? चलो तो फिर से देख लेते हैं। भारतीय संविधान एक हस्तलिखित संविधान है। कौन सी भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में। ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मुख्य रूप से संविधान का रूप कैसा है हमारा? अंशतः कठोर और लचीला। संविधान का जनक किसे कहते हैं? B.R. अंबेडकर को। और जो संविधान किनके हाथों से लिखा गया है? ठीक है, बिहारी नारायण रायजादा। तो ये हो गया हमारा संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया और उनसे रिलेटेड कुछ खास बातें। क्लियर है तक सबका? अब हम एक एक टॉपिक वाइज संविधान को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे संविधान की उद्देशिका क्या है। समझ आ पा रहा है? प्रस्तावना जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद हम समझेंगे संविधान की अनुसूची, जिसमें कितना अनुसूची है? कहाँ 395? 12 अनुसूची। कितना अनुसूची है? 12। और कितने भाग है बोलेंगे तो 22 भाग। तो एक भाग दो के अंदर पूरे अनुच्छेद आ जाएंगे। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है जल्दी बताओ? 395। क्लियर है तक सबका? चलो तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। चलो बातें ना करें। चलो संविधान की जो प्रस्तावना है इसी को और क्या नाम से जाना जाता है? कोई बता सकता है? उद्देशिका। कौन बोला? अच्छा, सही बात। तो संविधान की प्रस्तावना को ही क्या बोलते हैं? उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। क्लियर सबका? कि संविधान के निर्माण का क्या उद्देश्य है। और उद्देशिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि JL नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था शुरू में उसी को ही आगे चल के प्रस्तावना का रूप दिया गया है। समझ आ पा रहे हैं? इसलिए प्रस्तावना को और क्या बोलते हैं? उद्देशिका के नाम से जानते हैं। क्योंकि JL नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया था तीसरी बैठक में वही आगे चल के क्या बना था? संविधान का प्रस्तावना बना था। समझ आ पा रहा है ना? प्रस्तावना का कुछ अपन देखते हैं, इसमें कुछ इमेज होगा तो
हाँ हो सकता है, देख लेता हूँ मैं इसमें होगा तो, नहीं तो डाउनलोड कर लेंगे ना, उसमें क्या है। ये है। चलो बातें ना करें। चलो ये देख सकते हैं, ये है संविधान की क्या बता दो, उद्देशिका, जिसको हम प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये संविधान का जो फ्रंट पेज, मतलब पहला जो पेज है, उसमें ये आपको देखने मिलेगा। समझ आ पा रहा है। तो प्रस्तावना में देखो क्या लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, ये जो प्रस्तावना में किस प्रकार के शब्दों का यूज किया गया है, इसको पढ़ने से आपको क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में ये कौन सा शब्द का यूज किया गया है, नहीं किया गया है। इस टाइप का क्वेश्चन बस ही देखने मिलेगा। क्लियर सबका। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है देखो, इसमें लिखा है, यहाँ जो मेन जो शब्दों का खेल है उसको देखेंगे। यहाँ लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, क्या बता दो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। फिर आगे लिखा है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर आगे क्या लिखा है, प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और क्या करते हैं, आत्मार्पित। तो यहाँ जो दिनांक लिखा है अंगीकृत का, वो क्या है जल्दी बताओ, 26 नवंबर 1949, ठीक है ना। और विक्रम संवत के हिसाब से वो कितना होता है, 2006, आपको याद रखना है। समझ आ पा रहा है ना। तो ये संविधान की प्रस्तावना है, जिसको लेके कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। क्लियर सबका। तो क्या क्या क्वेश्चन आएगा उसको यहाँ मैं बता देता हूँ। यहाँ तक क्लियर क्लियरली बताओ, प्रस्तावना क्या है उसको समझ पा रहे हो। अब इस प्रस्तावना को लेके जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसी को हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो बातें ना करें। चलो कुछ कुछ क्वेश्चन जो यहाँ से बना के देगा उसको यहाँ मैं लिख देता हूँ। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये जो भारत की संविधान की जो उद्देशिका है, इसे और क्या नाम से जाना जाता है, तो इसी को बोलते हैं संविधान की कुंजी। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है, संविधान की क्या बोलते हैं, कुंजी। किसे कहते हैं बोलेंगे तो प्रस्तावना या उद्देशिका को ही कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं जल्दी बताओ, आ रहा बात समझ में, है ना। और ये जो संविधान की जो प्रस्तावना है, इसको अगर क्वेश्चन है कि इसमें क्या चीज को बताया गया है, तो भारतीय संविधान का जो उद्देश्य है उसको एक पेज में लिख दिया गया है कि भारतीय संविधान का जो मेन उद्देश्य क्या है। तो जैसे न्याय देना, स्वतंत्रता लाना, समानता सब में रखना, तो ये सब संविधान का उद्देश्य है हमारा। तो उसको एक पेज में शॉर्ट रूप में लिख दिया गया है। समझ आ पा रहा है ना। मतलब पूरे इतने बड़े संविधान को अगर समझना है तो इस छोटे से रूप से आप समझ सकते हो संविधान कैसा है हमारा। आ रहा बात समझ में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उद्देशिका, कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है बनाने का। आया समझ में। तो यहाँ जो शब्दों का जो यूज किया गया है उसके हिसाब से आपको पूरे संविधान को समझना है। क्लियर है कि नहीं जल्दी बताओ। चलो, तो संविधान की कुंजी किसे कहते हैं बोलेंगे, क्या बताओगे, जोर से बोलो। प्रस्तावना या उद्देशिका को हम बोल सकते हैं। क्लियर है तक सबका। फिर क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना के अनुसार, अगर क्वेश्चन है संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु किसे माना गया है, तो समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु माना गया है भारत की जनता को। किसको माना गया है, क्योंकि यहां एक शब्द का उपयोग किया गया है कि संविधान के हिसाब से हम भारत के लोग, ये भारत के लोगों के लिए है संविधान। समझ आ पा रहा है। तो आपको याद रखना है कि संविधान के हिसाब से अगर हम देखें तो समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु किसे बताया गया है, क्या बताओगे, भारत की जनता को बताया गया है। याद रहेगा सबको, है ना। फिर क्वेश्चन कभी कभी आता है कि प्रस्तावना जो है इसमें जो है मुख्य रूप से भारत जो शब्द है इसका उपयोग कितने बार किया गया है।
क्या बोला मैं, जल्दी बताओ। भारत शब्द का प्रयोग कितने बार किया गया है? तो आपको याद रखना है भारत शब्द का उपयोग प्रस्तावना में कितने बार है? 2 बार। अभी 2 बार देख सकते हैं यहाँ पास हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समझ आ रहा है? तो भारत शब्द का उपयोग कितने बार किया गया है? 2 बार। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बना लोगे सब लोग। इसके बाद पूरा लास्ट तक हम पढ़ेंगे तो भारत शब्द का उपयोग और कहीं देखने नहीं मिलेगा। समझ आ पा रहे हैं? हाँ है ना। चलो नेक्स्ट, कुछ कुछ क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है इसका। अगला क्वेश्चन यहां से देता है कि जो प्रस्तावना जो है इसमें क्या कभी संशोधन हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ चेंज शुरू में बना दिए अभी तक वैसी है कि कुछ चेंजेस इसमें कभी किए भी हैं? समझ आ पा रहे हैं? तो प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है? तो प्रस्तावना में हुआ है 1 बार संशोधन। कितने बार हुआ जल्दी बताओ? 1 बार क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। आ रहा बात समझ में? और उस संशोधन का अगर हम क्रमांक देखेंगे कि कौन से नंबर का ये संशोधन था जिसके तहत प्रस्तावना में कुछ चेंजेस किया गया था, तो संशोधन का क्रमांक है 42वां संविधान संशोधन। जब भी संविधान में संशोधन करते हैं तो उसका क्रमांक डालते हैं कि कौन से नंबर का और क्या क्या उसमें चेंज हुआ है। ठीक है, तो 42वां नंबर का जो संशोधन हुआ था 1976 में। कब बताओगे? 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और इस 42वां संशोधन के तहत बहुत सारा चेंजेस किया गया था। ऐसा ही नहीं कि केवल प्रस्तावना में बस हुआ है, संविधान के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारा चेंजेस आया था। उसमें से प्रस्तावना में भी कुछ चेंजेस हुआ था। इसलिए 42वां संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि इतना सारा संशोधन कर दिए थे कि एक संविधान का रूप फिर से बना रहे हैं, ऐसा टाइप से लग रहा था। समझ आ पा रहा है? तो मिनी संविधान के नाम से किसको जानते हैं? 42वां संशोधन को क्या बोलते हैं? मिनी संविधान भी कहा जाता है। आ रहा बात समझ में? है ना। ठीक, आगे हम देखेंगे ध्यान से। जब एक बार जो चेंजेस किया गया तो उसके तहत कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समझ आ पा रहे हैं? तो चेंजेस करके जो शब्द जोड़ा गया था आपका सामाजिक, सॉरी सामाजिक बोलता हूं, समाजवादी। क्या शब्द जोड़ा गया था? समाज, ये कौन सा जल्दी बताओ? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और बता दो। अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है ना। कहां पास लिखा गया? राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये शब्द आपको यहां से याद रखना है। ये 3 शब्द याद रहेगा सबको कि ये जो 3 शब्द दिख रहा है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये जो शब्द जो है मुख्य रूप से किस संशोधन के तहत लाया गया था? 42वां संशोधन के तहत लाया गया था। इसको हम शॉर्ट में याद कर सकते हैं, एसपीए करके याद रखना। कैसे करके याद रखना? एसपीए याद रहेगा सबको। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो अखंडता में जुड़ जाएगा एकता और अखंडता, याद रखना। समझ आ पा रहा है? तो कैसे ट्रिक याद रहेगा सबको ना? कैसे याद करेंगे? एसपीए, 42वां संशोधन के तहत प्रस्तावना में जो शब्द जोड़ा गया था उसको हम कैसे याद करेंगे? एसपीए। तो एसपीए का फुल फॉर्म समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंड, एकता और अखंडता। क्लियर है तक सबका? हाँ है ना। आगे बढ़े, चलो। इसके अलावा क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? कितने प्रकार के न्याय का बात कहा गया है? तो आपको बताना है 5 प्रकार के न्याय का उल्लेख हमको यहाँ देखने मिलेगा। कितने प्रकार का? बताओ, सॉरी सॉरी, 5 नहीं है, मिस्टेक हो गया है। 3 प्रकार का न्याय। कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख हमको देखने मिलता है। अब वो 3 प्रकार का जो न्याय है उसको अगर हम देखेंगे तो कौन कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय का उल्लेख संविधान में नहीं है, ऐसा करके आता है। तो 3 आपको याद रखना है। समझ आ पा रहे हैं? तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 3 प्रकार का। नाम क्या क्या बताओगे? सामाजिक रूप से न्याय दिया जाएगा, आर्थिक रूप से न्याय दिया जाएगा और राजनीतिक रूप से न्याय देने के लिए इसको हम बना रहे हैं। समझ आ पा रहे हैं? उद्देश्य मतलब वही है कि हम 3 प्रकार का न्याय संविधान के अनुसार मिलेगा आपको। समझ आ पा रहे हैं? है ना। इसके बाद न्याय के अलावा आपको जो अगला क्वेश्चन यहाँ बना के जो मिलता है वो बोलता है कि यहाँ स्वतंत्रता के बारे में, किसके बारे में? कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो ये आपका ना 5 प्रकार की, इसको अचानक याद आ गया है। कितने प्रकार का न्याय बता दो? 5 प्रकार के न्याय। हाँ,
सॉरी सॉरी, न्याय 3 प्रकार का है, स्वतंत्रता कितने प्रकार का है? 5 प्रकार। दोनों याद रहेगा। न्याय तो देख चुके हैं, सॉरी ना। न्याय कितने प्रकार का? न्याय कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। क्लियर है सबका? और ये शब्दों को ही, शब्दों से ही क्वेश्चन आएगा बस, और कुछ नहीं है। समझ आ पा रहा है कि संविधान में इनमें से कौन सा शब्द का उपयोग किया गया है, नहीं किया गया है, आपको याद रखना है। क्लियर है सबका? है ना? चलो, तो इसमें हम देखते हैं स्वतंत्रता कितने प्रकार का? 5। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सा? विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। याद रखा सबको? तो फिर से देख लो, न्याय बता दो कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। फिर से बोलो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। क्लियर है? स्वतंत्रता कितना? 5। स्वतंत्रता कितने शब्द का है? 5। तो 5। न्याय कितने शब्द का है? 3। तो 3 है। सेटअप सभी याद रखना। आया बात समझ में? याद रहेगा? तो स्वतंत्रता 5 और न्याय कितना? 3। ठीक है। स्वतंत्रता में बता दो 5 तो कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो इस संविधान के तहत आपको इस प्रकार की स्वतंत्रता मिलने वाला है, ये उद्देश्य में लिख दिए हैं। आया बात समझ में? बाकी डिटेल देखेंगे तो स्वतंत्रता के अधिकार में और कई सारे चीज पढ़ेंगे। हम अभी केवल प्रस्तावना का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? प्रस्तावना को लेकर स्वतंत्रता का उल्लेख। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। चलो, अब हम देखते हैं यहां पर नेक्स्ट जो हमारा आएगा, समता, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? समानता। क्या बोल सकते हैं? तो इसको लेके कौन कौन से शब्द का उपयोग किया गया है बताओ? प्रतिष्ठा और क्या बताओगे? अवसर। तो 2 प्रकार की, कितना प्रकार बता सकते हैं? 2 प्रकार की समता या समानता की बात इसमें कही गई। कौन कौन सी समता? प्रतिष्ठा और अवसर की संविधान के अनुसार क्या मिलेगा? सबको समानता दिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताइए। है ना? बाकी इसके अलावा आपको ये डेट याद रखना है कि संविधान के प्रस्तावना के अनुसार संविधान का अंगीकृत कब हुआ था? बोलेंगे तो क्या बताओगे? 26 नवंबर 1949। और विक्रम संवत के हिसाब से पूछ देगा तो 2006 विक्रमी आपको यहां से याद रखना है कि इस दिन संविधान को क्या किया गया था? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हम किए थे। देश के जो नागरिक थे, ये संविधान सभा के जो व्यक्ति थे, वो सब इस चीज को देखते हुए फिर हस्ताक्षर किए हैं। समझ आ पा रहे हैं? कितने लोग हस्ताक्षर किए थे? 284 लोग हस्ताक्षर किए थे इस दिन, 26 नवंबर 1949। आया बात समझ में? तो ये हो गया हमारा प्रस्तावना का पूरा डिटेल की प्रस्तावना में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। समझ आया प्रस्तावना कैसे पढ़ते हैं? बस आप ध्यान रखना है, प्रस्तावना को क्या नाम से जानते हैं? संविधान की कुंजी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, भारतीय मुख्य शक्ति किनके हाथ में है? भारत की जनता। भारत शब्द का उपयोग 2 बार किया गया है। कितने बार संशोधन हुआ है? 1 बार। कब हुआ था? 42वां संशोधन 1976। क्या कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द। कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता अखंडता। क्लियर सबका? न्याय कितने प्रकार का है? 3 बता दो। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता 5। कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। क्लियर है सबका? और समता या समानता का बात करेंगे तो 2। कौन कौन सा? प्रतिष्ठा और अवसर की क्या दी जाएगी? समानता। कब अंगीकृत किया गया था प्रस्तावना के अनुसार? 26 नवंबर 1949। क्लियर है यहां तक? अच्छा, स्टार्टिंग में जब संविधान को यहाँ लाया गया था, मतलब प्रस्तावना को जब संविधान में जोड़ा गया था, तो ये ना तो कोई अनुच्छेद है, ना तो कोई भाग है, ना कोई अनुसूची है। समझ आ पा रहा है? तो इसको संविधान का हिस्सा माने या ना माने, इस पर विचार विमर्श करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग केस आया था सुप्रीम कोर्ट में। समझ आ पा रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो आज का जो अंतिम फैसला क्या है, और पहले जो केस आया गया था उसमें क्या क्या फैसला उसने सुनाया था इस प्रस्तावना को लेके, उसको आपको याद रखना है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो जब भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी केस दर्ज होता है तो उसका कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। तो उस नाम को लेके यहां पर आपको ध्यान में रखना है। तो कौन से नाम से केस आया था उसको हम यहां समझते हैं। ठीक है, चलो सामने देखेंगे ध्यान से। तो सबसे पहला जो केस है जो 1957 में आया था, जिसका नाम है, केस का जो नाम है जो सुप्रीम कोर्ट में गया है,
चलो क्या लिखा बता दो, यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, मदन गोपाल, हाँ कौन गोपाल, मदन गोपाल, ठीक है नहीं। तो ये केस का नाम है, केस का नाम क्या है जल्दी बताओ, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। जो केस था, ये केस कब आया था सुप्रीम कोर्ट में, 1957 में। तो यह जो केस है वो प्रस्तावना के संबंध में है, किसके बारे में जल्दी बताओ, प्रस्तावना को लेके इसमें कुछ बातें कही गई है। और ये जब केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या फैसला सुनाया था उसको हम यहां समझेंगे इस केस के मामले में। तो इस केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि जो प्रस्तावना जो आपको आपके सामने दिख रहा है, ये प्रस्तावना को कभी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, प्रवर्तित, ऐसे लिखा है, प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद बोला गया है अर्थात कि अगर प्रस्तावना का अवहेलना होता है तो उस पर न्यायालय में केस नहीं लगाया जा सकता। समझ आ पा रहे हैं, आया कि नहीं समझ में। तो ये बताया गया है इस केस में और कुछ नहीं है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए क्या कहा जल्दी बताओ, कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है, अर्थात सरकार या कोई भी नागरिक, सरकार या क्या बोल रहा हूं, कोई भी नागरिक प्रस्तावना की क्या करता है, अवहेलना करता है, तो उसकी रक्षा के लिए आप अदालत नहीं आ सकते, ऐसा करके अपना केस में सुना दिया। क्योंकि ये संविधान से ताल्लुक नहीं रख रहा है, ऐसा उनका कहना है। समझ आ पा रहा है इस केस के मामले में, क्लियर है नहीं समझ में, बात समझ आ रहा है वाला केस का। चलो, तो अलग अलग समय में अलग अलग केस चला था, तो ये वाला केस सबको याद रहेगा। केस का नाम क्या है जल्दी बताओ, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। सन क्या है, 1957। इसमें सीधा ये बोल दिया गया है कि सरकार हो या जनता हो, प्रस्तावना का अवहेलना करता है तो उस पर अदालत नहीं आया जा सकता है। क्लियर सबका, ठीक। चलो अलग फिर एक केस हम और देखते हैं जिसका नाम था बेरुबारी वाद। क्या नाम है जल्दी बताओ, बेरुबारी वाद। बेरुबारी वाद जो है ये कब आया था, तो ये 1960 का मामला है। ये भी सुप्रीम कोर्ट में जो केस आया था उसका नाम है ये। क्लियर है सबका। तो कौन सा वाद जल्दी बता दो, बेरुबारी वाद। सबसे पहले कौन सा केस देखे, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, 1957। सेकंड नंबर का केस आप क्या देखोगे, बेरुबारी वाद 1960। ठीक है, तो बेरुबारी वाद 1960 में क्या कहा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इस वाद में कहा कि जो प्रस्तावना जो है वह संविधान का अंग नहीं है, ऐसे इसने अपना केस का सुनवाई कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर भी है कि वो अपने फैसले को बाद में बदल सकता है, बाकी न्यायालय नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला को पुनर्विचार करके बदल सकता है। समझ आ पा रहे हैं। तो एक बार फैसला सुना दिया तो इसका मतलब ये मत समझना कि हमेशा के लिए हो गया, उसको समय अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर है सबका। तो याद रखेंगे बेरुबारी वाद में क्या निर्णय निकला जल्दी बताओ, कि प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाएगा, ऐसा कहा गया। साथ ही साथ अब संविधान का अंग ही नहीं है, तो इसमें आपको याद ये रखना है कि संसद, जिसको हम विधायिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विधायिका मतलब जहां विधि बनता है, विधि मतलब कानून, तो कानून कहाँ बनता है, संसद में। तो संसद को ही हम क्या बोलते हैं, विधायिका। तो संसद, या हम उसको क्या बोल सकते हैं इस शब्द में, विधायिका के द्वारा इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्या ये संविधान का अंग है, क्या नहीं है। अब संविधान का अंग ही नहीं है तो चेंजेस क्यों करोगे, संविधान में चेंज कर सकते हैं, लेकिन संविधान का जो अंग ही नहीं है उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ऐसा फैसला सुनाया गया कौन से वाद में, बेरुबारी वाद में। क्लियर सबका। मदन गोपाल वाले में क्या सुनवाए थे, कि कुछ भी अवहेलना होता है इसके बारे में तो अदालत नहीं आ सकते। क्लियर सबका। बेरुबारी में क्या फैसला आ गया, कि संविधान का अंग ही हम इसको नहीं मानेंगे। समझ आ पा रहे हैं। और अगर कुछ मतलब संशोधन करना है तो संसद को परमिशन भी नहीं है इसमें संशोधन वो कर सके करके। आए बात समझ में, है ना। चलो, तो दो वाद हम देख चुके हैं। पहला कौन सा था, मदन गोपाल वाला, और दूसरा क्या हो गया, बेरुबारी। तीसरा जो नंबर का वाद हमको देखने मिलता है
वो है आपका केशवानंद भारती। इससे क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है ना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। आ रहा बात समझ में? क्या है जल्दी बताओ। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, और ये आया था मुख्य रूप से 1973 में ये वाद हुआ था। कौन सा बता दो? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं कि ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें क्या फैसला आया उसको हम समझते हैं। तो इसमें यह बताया गया कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए कहा गया कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का अंग है, ऐसा फैसला आया। समझ आ पा रहा है? तो कौन से वाद में फैसला सुनाया गया कि इस प्रस्तावना जो है ये संविधान का अंग है? तो आप किसमें टिक लगाओगे? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। इसी में फैसला है कि ये संविधान का क्या है, बता दो, अंग। आया बात समझ में? है ना। साथ ही साथ आपको याद रखना है और क्या क्या पॉइंट कहा गया पहला। अब संविधान का अंग जब मान लिया गया है, क्योंकि पूरा संविधान का एक रूप को छोटे से पेज में दर्शाया गया है, तो इसको संविधान का अंग क्यों नहीं मानेंगे, ऐसा करके विवाद हुआ बहुत सारे, और अंतिम फैसला आया कि इसको संविधान का अंग मान लिया जाएगा। क्लियर है सबका? है ना। और बोला गया कि संसद जो है इसमें संशोधन कर सकता है। पहले क्या फैसला सुनाया था कि संसद उसमें संशोधन कर ही नहीं सकता कि वो संविधान का अंग है ही नहीं। लेकिन जब अब संविधान का अंग मान लिया गया है प्रस्तावना को, तो संसद उसमें क्या कर सकता है? संशोधन भी क्या कर सकता है? समझ आ पा रहे हैं? संशोधन भी कर सकता है संसद। लेकिन संशोधन जब करेगा तो ध्यान ये रखना है कि इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकता। किसको नहीं बदल सकता? मूल ढांचा। तो मूल ढांचा को चेंज कर सकता है क्या? तो मूल ढांचा को परिवर्तित नहीं कर सकता है। भले उसमें और ऐड करना है तो कर सकता है। इसका मतलब यह कि नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकता, इसमें कुछ चीज को काट नहीं सकता, भले कोई चीज को ऐड कर सकता है। समझ आ पा रहा है? तो मूल ढांचे में कोई चेंजेस कर सकता है क्या? नहीं। और ना ही इसमें नकारात्मक संशोधन कर सकता है। आया कि नहीं समझ में? और इसी क्रम में हम बात करेंगे, ये जब नियम आया, ये जब केस में सुनवाई हुआ, तब हुआ था 42वां संशोधन। कब हुआ था 42वां? 1976 में। तो 42वां संशोधन हुआ 1976 में, और ये केस कब आया था? 1973 में। तो 73 के बाद ही क्या आएगा? 76। उसके बाद ही चेंजेस किया गया। समझ आ पा रहे हैं? और अब तक कितने बार चेंजेस हुआ है? एक बार। कौन सा शब्द जोड़ा गया है? एसपीए। क्या जोड़ा गया है? एसपीए शब्द को जोड़ा गया। समझ आ पा रहे हैं? तो ये है केशवानंद भारती वाला केस। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। तो कितने वाद हमको याद रखना? फिलहाल 3 वादों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। पहला कौन सा? मदन गोपाल वाला, जिसमें अदालत नहीं जा सकते बोले इसका अवहेलना होने पर। फिर आया कौन सा वाद? बेरूबारी वाद में क्या बोले? संविधान का अंग ही नहीं मानेंगे बोल दिए। फिर आया केशवानंद वाला। केशवानंद वाले में क्या हुआ? संविधान का अंग माना गया, संसद इसमें संशोधन कर सकता है, और लेकिन नियम क्या निकाला गया कि मूल ढांचे में चेंजेस नहीं करेगा और ना ही इसमें नकारात्मक संशोधन करेगा। आया बात समझ में? तो ये हो गया हमारा प्रस्तावना टॉपिक खत्म। कौन सा टॉपिक हो गया? प्रस्तावना में इतना आपको याद रखना है। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। आया प्रस्तावना क्या है, समझ पा रहे हो? तो प्रस्तावना में भारत शब्द का उपयोग कितने बार किया गया है? 2 बार। समझ आ पा रहे हैं? है ना। कितने प्रकार का न्याय है? 3। शब्द से याद हो गया ना? न्याय कितने अक्षर का? 3। तो 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5। ठीक है। कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। क्लियर है? कितने प्रकार की समानता है? 2 प्रकार। कौन कौन सा? प्रतिष्ठा और अवसर। समझ आ पा रहे हैं? प्रस्तावना के अनुसार संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 विक्रम संवत के अनुसार। मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी, दो सप्तमी ही बोल रहा हूं मैं भी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी। कौन सा संवत? 2006 विक्रमी। विक्रमी मतलब विक्रम संवत का है। आया समझ में? है ना। चलो, तो ये हो गया हमारा प्रस्तावना टॉपिक खत्म। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं संविधान की अनुसूचियां। क्या पढ़ते हैं? संविधान की अनुसूचियां।
तो संविधान की अनुसूचियों का हम बात करेंगे। संविधान की कुल कितनी अनुसूची बताया हूं? 12। तो कल के क्लास में देख लेंगे कि 12 जो अनुसूची है, हर एक अनुसूची में क्या क्या लिखा गया है उसके बारे में आपको आगे देखना है। समझ आ पा रहा है? तो कल हम किसके बारे में समझेंगे? अनुसूची के बारे में देखेंगे। आज हमारा मेन जो टॉपिक था वो प्रस्तावना। क्या था बता दो? प्रस्तावना से जो भी क्वेश्चन आता है पूरा बता दिया हूँ, उससे बाहर मुश्किल है क्वेश्चन आना। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ, समझ आ रहा है? चलो तो आज यहाँ तक लिख लेना और कल पढ़ के आना। शुरू में पूछूंगा पहले ना, आज सब मिक्स पूछ दिया हूँ, कल खड़े करा के पूछूंगा और आप अगर नहीं बताओगे तो बाहर घुटना टेकना भाई उधर, ठीक है? बचपन में करते थे टीचर लोग आपको? नहीं, मारते थे सीधा, घुटना उठना नहीं करेंगे आपको। हाँ, अच्छा, तो कल पढ़ के आओगे इसको ना? चलो ठीक है, ठीक, बाकी कल देखते हैं।